सामने दूर तक इक्का दुक्का नारियल और दूसरे दरख्तों का सिलसिला चला गया था। इससे आगे चटेल मैदान था जो बतदरीज नशीब की तरफ चला गया था। इस मैदान के परली तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। नंदिनी बता रही थी कि यहाँ किसी ज़माने में एक छोटी सी झील हुआ करती थी। रत्ना कह रही थी इस झील की वजह से आसपास का इलाका सरसब्ज था, लेकिन फिर इस तरफ ज़मीन में एक कटाव सा पैदा हो गया। झील का सारा पानी इस कटाव के रास्ते ज़मीन के अंदर ही अंदर किसी और तरफ चला गया। अब बरसात के मौसम में भी यहाँ पानी नहीं रुकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अंबर राजस्थान की कदीम तरीन आबादी है। सबसे पहले 1400 कवल मसीह में भैल और मैना कबाइल आकर आबाद हुए थे। फिर आर्या राजस्थान में दुराए, उन्होंने राजस्थान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। भैल और मैना कबाइल बिखरते चले गए, लेकिन अंबर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में मैना कबीले ही का कब्जा था। राजस्थान का कदीम और सबसे पहला दारुल हुकूमत अंबर ही था, लेकिन इस झील के खुश्क हो जाने और बाद दूसरी वजूहात की बिना पर यह शहर वीरान और जयपुर आबाद होता चला गया। आज यहाँ लोग सिर्फ सैर व तफरीह और इन कदीम तारीखी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आने वालों को हाथियों पर बिठाकर शहर की सैर कराई जाती है। बहुत खूब, मैंने तौसीफी नज़रों से रत्ना की तरफ देखा। नंदिनी के साथ एक ही रात में तुमने इतनी सारी मालूमात हासिल कर ली। मेरे ख्याल में तुम चंद रोज़ और इसके पास रह जाओ तो बहुत अच्छी गाइड बन सकती हो। रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रात को हम दोनों अकेली थी और देर तक बैठी बातें करती रहीं। नंदिनी चूँकि गाइड है इसलिए वो मुझे इसी हवाले से बहुत कुछ बताती रही। और क्या बातें हुई, यानी हमारे बारे में मैंने पूछा। शौशावरी ने इसे बताया था कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू। आगरा में एक ही मोहल्ले में रहते थे, तुम मुझे भगा कर लाए हो। मेरे पिताजी ने हमारे खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट करवा रखी है, इसलिए हम कुछ अरसा रुपोश रहना चाहते हैं। इसने तुम्हारी जुबान और बातों से ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि तुम हिंदू नहीं बल्कि सिख हो, और मेरे ख्याल में नंदिनी भी सिख है। मैंने कहा हाँ वो सिख है, मगर इसने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर एतमाद किया जा सकता है। वैसे भी 2-4 दिनों की तो बात है। रत्ना ने कहा 2-4 दिन तो बहुत लंबी मुद्दत है, 2-4 घंटों में ही बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल हमें मोहतात रहना चाहिए, मैंने कहा। रत्ना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम दोबारा टहलते हुए सामने वाले लॉन की तरफ आ गए। और वो दूसरा आदमी गुप्ता, वो कैसा है, इससे तुम्हारा सामना हुआ या नहीं, मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। रात को इसने खाना हमारे साथ ही खाया था, रत्ना ने जवाब दिया। नंदिनी ने इसे बताया था कि मैं इसकी कज़न हूँ और पंजाब से आई हूँ, मेरा पति भी आने वाला है, सो आज तुम भी आ गए। वो बात करते हुए मुस्कुरा दी। वैसे वो कैसा आदमी है, मैंने एक और सवाल कर दिया। वो नंदिनी का मातहत है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत मती और फरमाबरदार किस्म का आदमी है। इसका अंदाज़ा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि रात के खाने के बाद बर्तन इसी ने धोए थे और सुबह का नाश्ता भी इसने तैयार किया था। क्या वो भी यहीं रहता है, मैं चौंक गया। नहीं, रत्ना ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी रिहाइश दफ्तर के पीछे वाले कमरे में है। वैसे रात काफ़ी देर तक यहाँ बैठ रहा था। मैंने सुबह ही नंदिनी से कह दिया था कि जब तक हम यहाँ रहेंगे खाना वगैरह मैं पकाया करूँगी। तो फिर अब क्या पकाने का इरादा है, मैंने पूछा। सालन तो मैंने सुबह ही पका लिया था, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ मुर्गियों की कमी नहीं है, हम कई रोज़ तक दावत उड़ा सकते हैं। वैसे नंदिनी ने पूरी घरदारी का एहतमाम कर रखा है, घर में पूरा राशन भरा हुआ है, दालें, आटा, चावल, हर चीज़ मौजूद है। तो ठीक है, तुम आटा गूंद कर रोटी पकाने की तैयारी करो और मैं थोड़ी सी नींद ले लूँ, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। रात क्या करते रहे थे जो अब नींद आ रही है, रत्ना ने मुझे घूरा। तुम ही ने तो मुझे वहाँ शौशावरी के पास छोड़ दिया था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यशोधर काका तो जल्दी सो गया था और हम दोनों रात देर तक बैठे बातें करते रहे। अब तुम अपने आप को संभाल लो, बहुत हो चुकी, रत्ना ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा। हम दोनों कमरे में आ गए। मैं तो पलंग पर लेट गया। रत्ना कुछ देर कुर्सी पर बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। मैं वाकई थक गया था, मेरी भी आंखें बंद हो रही थी। नंदिनी दोपहर को आई और खाना खाकर चली गई थी। रत्ना ने मुझे जगाने के बहुत जतन किए थे, मगर मैं इतनी गहरी नींद सोया था कि अगर कोई मेरा गला भी काट देता तो मुझे पता न चलता। शाम 6 बजे के करीब शौशावरी भी आ गई। वो तकरीबन 1 घंटा रुकने के बाद वापस चली गई। इसके होते हुए ही नंदिनी ने बताया था कि सुबह पुलिस जिन मुलजिमों की तलाश में आई थी वो पकड़े गए हैं। इस इतला पर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। पुलिस को तो हमारी तलाश थी, पकड़े कौन बेगुनाह गए हैं। और फिर नंदिनी ने ये इंकशाफ भी किया कि सुबह MI रोड पर जहां मार्बल, पीतल, तांबे, चमड़े, लकड़ी की आराइशी मसनूआत वगैरह की सैकड़ों दुकानें थीं, सुबह सवेरे कत्ल हो गया था। गैर मुल्की सयाह को लूटने की कोशिश की गई थी। मुज़ाहमत पर इसे छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।
गया। इस वारदात में एक औरत और एक मर्द मुलव्वस थे। पुलिस इन्हें तलाश करती फिर रही थी, जिनके बारे में पता चला है कि वो जयपुर से अंबर की तरफ रवाना हो गए हैं। पुलिस भी इनके ताक़ुब में यहाँ पहुँच गई और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस रात भी हम देर तक जागते रहे। नंदिनी का ताल्लुक पटियाला के एक सिख घराने से था। इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो दराज कामत, हसीन और पढ़ी लिखी औरत थी। शादी के चंद महीनों बाद ही इसके शोहर का इंतकाल हो गया था। वो कुछ अरसा तो अपने माँ बाप के पास रही, फिर नौकरी की तलाश में घर से निकल खड़ी हुई और दिल्ली पहुँच गई। यहाँ इसे एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत तो मिल गई, मगर कुछ ही अरसा बाद कंपनी के जनरल मैनेजर की पिटाई के जुर्म में इसे नौकरी से हाथ धोने पड़े। वो एक बार फिर नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगी। वो जहाँ भी गई माले गनीमत समझकर इस पर हाथ साफ करने की कोशिश की गई। वो अपने आप को बचाती रही, लेकिन कब तक? अपने ही एक हम मजहब के फ्रेब का शिकार होकर इज्जत से हाथ धो बैठी। नंदिनी की तनख्वाह अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन अफसरों की मंजूर नज़र होने की बिना पर वो पूरा साइज जिंदगी गुजार रही थी। हम रात 2 बजे तक बातें करते रहे। नंदिनी उठकर अपने कमरे में चली गई। हमारे कमरे में एक ही पलंग था और जाहिर है मुझे और रत्ना को एक ही बेड पर सोने में कोई हिजाब नहीं है। अगले रोज़ नंदिनी दोपहर के खाने के लिए आई तो मैं इस वक्त लॉन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। रत्ना अंदर किसी काम में मसरूफ़ थी। नंदिनी मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर मध्यम लहजे में बोली, यहाँ तो तुम लोग बिल्कुल महफूज हो, कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन तुम लोगों की तलाश तो हर तरफ हो रही है। यहाँ से निकल कर कहाँ जाओगे मिस्टर नाजी? नंदिनी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और कानों की लुएं तपने लगीं। क्या मतलब मेरे मुंह से बेख्तियार निकला? मेरा नाम नाजी नहीं है। मेरे जहन में फ़ौरन ही ये ख्याल उभरा था कि कहीं शोशावरी ने नंदिनी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं तैयार की। इसने हमें यशोधर काका का क्वार्टर छोड़कर यहाँ आने का मशवरा दिया था और यकीनन हमारे बारे में इसे सब कुछ बता दिया होगा। डरो नहीं, नंदिनी ने मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, ये मत समझना कि मुझे शोशावरी ने कुछ बताया होगा, इस पर शुबा मत करना। तुम्हें पहचानने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब हकीकत को झुठलाने की कोशिश मत करना। ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यहाँ तुम लोगों को कोई ख़तरा नहीं है। मुझ पर भी कोई शक मत करना, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मगर तुम्हें एतराफ़ करना पड़ेगा कि तुम दोनों वही हो जिनकी रॉ और ब्लैक कैट्स को तलाश है। यदि पाकिस्तानी दहशतगर्द नाजी और इसकी साथी रत्ना जो माउंट आबू में तबाही फैलाने के बाद पूरे राजस्थान में खौफनाक तखरीबी कार्रवाइयाँ करते फिर रहे हैं और कई लोग इनके हाथों मारे जा चुके हैं। ठीक है, मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। बिलाशुबा हम वही हैं जिनकी पुलिस को तलाश है और 2 रोज़ पहले रॉ की एक ऑफिसर बेला के बंगले पर इसकी मुलाजमा भी तुम्हारे हाथों मारी गई थी। नंदिनी ने कहा। इसकी नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। नहीं, मैंने जवाब दिया, मुलाजमा बेला ही के हाथों से मरी थी। इस तरह और भी बहुत से जराइम हमारे खाते में डाल दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें हम पर शुबा कैसे हुआ? परसों शोशावरी ने मुझे रत्ना के बारे में बताया तो मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसने ये भी बताया था कि तुम मुसलमान हो और रत्ना हिंदू है, लेकिन रत्ना हिंदू नहीं सिख है। इसका अंदाज़ा मैंने इसकी बातों से लगाया है। और कल जब तुम यहाँ आए तो मैं इस वक्त भी चौंकी थी। तुमने जो भेष अपनाया था वो बहुत ही परफेक्ट था। मुझे शुबा हुआ कि तुम सिर्फ रत्ना को भगा कर ही नहीं लाए बल्कि किसी और संगीन जुर्म में भी मुलव्वस हो। मेरे जहन में अचानक एक और ख्याल उभरा और चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जब तुम लोग मुकराना से फरार हुए थे और वो कार जयपुर में पकड़ी गई थी तो इसके दूसरे ही रोज़ पुलिस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। ये सर्कुलर शहर के तमाम रिहायशी होटलों, गेस्ट हाउसेज और महकमा सियाहत के दफातर में भी तकसीम किए गए थे। इस सर्कुलर में तुम दोनों के नाम, हुलिये और तुम्हारे सारे कारनामे दर्ज थे। तुम दोनों का हुलिया भी लिखा हुआ था। ये सर्कुलर मैंने मेज़ की किसी दराज में डाल दिया था। परसों रत्ना आई तो मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन कल तुम्हें देखकर कुछ छुआ हुआ था और फिर कल ही तुम्हारे सामने शोशावरी के मुंह से भी ऐसी बातें निकल गई थी जिन्होंने मुझे उलझा दिया था। आज मैंने ये सर्कुलर तलाश किया। इसने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ दिखाया। रत्ना नामी जिस औरत का हुलिया इसमें दर्ज था वो इस रत्ना पर बिल्कुल परफेक्ट आता है और अगर तुम्हारे चेहरे से दाढ़ी मूंछ साफ कर दी जाए तो तुम्हारा हुलिया भी इस नाजी से मिलता है जिसकी तलाश हो रही है। लो ये सर्कुलर पढ़ लो। इसने कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं वो सर्कुलर पढ़ने लगा। इसमें मेरे कारनामों की पूरी तफसील दर्ज थी। बेला के हवाले से हम दोनों के हुलिये भी दर्ज थे और लोगों को खबरदार किया गया था कि हमें पनाह देने वालों को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा।
ताहम हमारे बारे में मुस्बत इतला देने वाले को बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया गया था। मैंने वो कागज़ तय करके इसे वापस कर दिया। हमारी हकीकत जान लेने के बाद तुम क्या चाहती हो? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। पुलिस को इतला दोगी या किसी और चीज़ पर नज़र है? आज और कल जो खबरें अखबारों में शाया हुई हैं, इनमें मंदिरों से चुराए हुए कीमती जेवरात का भी तज़किरा है, नंदिनी ने कहा। बात करते हुए इसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने वो सूटकेस तुम लोगों के पास नहीं देखा। मुमकिन है वो सूटकेस तुमने कहीं फेंक दिया हो। रत्ना अपने साथ एक तकिया लेकर आई थी। जिस शख्स की जान पर बनी हो वो तकिया जैसी किसी चीज़ को इतनी हिफाजत से अपने पास नहीं रख सकता। और फिर कल रात ही जब रत्ना गहरी नींद सो रही थी, मैंने इस तकिए का राज भी दरियाफ्त कर लिया था। और कल वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, कल तुमने भी बगल में एक थैला दबा रखा था। कल मैं दफ्तर की खिड़की से देख रही थी कि जब इस कांस्टेबल ने तुम्हारी थैले की तलाशी लेना शुरू की थी तो तुम्हारा चेहरा धुआं हो गया था। हो सकता है कांस्टेबल ने तुम्हारी इस कैफियत पर तवज्जो न दी हो, क्योंकि इसकी तवज्जो थैले पर मरकूज थी। और फिर इंस्पेक्टर की मुदाखलत से तुम्हारी गुलो खलासी हो गई। बहरहाल मैं दावे से कह सकती हूँ कि वह सारी दौलत जिसका अखबारों में जिक्र है मेरे घर में मौजूद है। लेकिन वो एक बार फिर खामोश हो गई। इसकी नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में कोई लालच नहीं। अगर तुम हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों का ख़जाना भी मेरे सामने ढेर कर दो तो मेरे दिल में कोई लालच नहीं आएगा। मैं माजी में जिस किस्म के हालात से दो चार हो चुकी हूँ, इससे मुझे दौलत से नफ़रत है। लोगों ने मुझे हवस का निशाना बनाया, दौलत के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझे जैसी हसीन औरत अगर चाहे तो अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती है। यहाँ प्रकाश कुमार भी अगरचे मुझे खिलौना समझकर खेलता रहा, मगर इसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। प्रकाश ने मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत बनाया था, मुझे प्लेट में सजाकर किसी और के सामने पेश नहीं किया था। लेकिन मैं मर्द की फितरत से वाकिफ़ हूँ। दूसरे ऑफिसर बिला वजह मुझ पर मेहरबान नहीं थे। मैं एक जगह टिके रहने के ख्याल से इनकी हौसला अफजाई करती रही थी और इनके साथ उठना बैठना, आज़ादाना गुफ्तगू, कभी कभी इनके साथ बैठकर शराब पी लेना, मैं इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं समझती थी। लेकिन किसी ने आज तक मेरे जिस्म को नहीं छुआ। मुझे इस महकमे में 4 साल हो गए हैं। मैं अगर चाहती तो इन अफसरों को अपने कदमों पर झुकाकर अपने लिए दौलत के अंबार लगा सकती थी, मगर मुझे दौलत की हवस नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो फिर मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। क्या चाहती हो तुम? एक मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खैर व आफियत से निकल जाओ, नंदिनी ने कहा। मैं उछल पड़ा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, वो बोली। मैं हिंदुस्तानी ज़रूर हूँ, मगर हिंदुस्तान में मेरी खालसा कौम के साथ जो कुछ भी होता रहा है, इससे मुझे हिंदुस्तान से नफ़रत हो गई है। तुम लोगों की हकीकत जानने के बाद 2 बातों से मुझे तुम दोनों से हमदर्दी हो गई है। पहली बात तो ये कि रत्ना का ताल्लुक़ मेरे धर्म से है, वो मेरे देश की रहने वाली है, मैं इसकी मदद क्यों न करूं? और तुम? इसने एक बार मेरे चेहरे पर नज़र जमा दी। तुम पाकिस्तानी हो। हिंदुस्तान में जब खालसा तहरीक चली थी तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अखलाकी तौर पर खालसा तहरीक की हिमायत की थी। इस पर हिंदू हुक्मरानों ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी थीं। पाकिस्तान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी पर बुरा वक़्त आया है तो मैं इसकी तरफ से मुंह मोड़ लूँ। रत्ना तुम्हारा साथ रही है तो इसने तुम्हारी खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रखी है, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों न दूँ? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मेरी तवक्का के बरअक्स नंदिनी हमारी असलियत जान लेने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो गई थी। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि शोशावरी ने मुझे काबिल एतमाद नहीं समझा और तुम लोगों के बारे में गलत बयानी से काम लिया। अगर शोशावरी को तुम पर एतमाद ना होता तो हमें तुम्हारे पास हरगिज़ न भेजती। मैंने जवाब दिया। शोशावरी की एक मुख्तलिफ कहानी है। अगर वो हमें अपने क्वार्टर में जगह न देती तो हम यकीनन पकड़े जा चुके होते। मैंने बात करते हुए गर्दन घुमाकर बरामदे की तरफ देखा। रत्ना ने हमें अंदर से देख लिया था और वो चाय बनाकर ला रही थी। करीब आकर इसने ट्रे दरमियान में पड़ी हुई मेज़ पर रख दी और एक कप उठाकर नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया और कुर्सी पर बैठ गई। चाय तो मैं पी लूँगी रत्ना, लेकिन वो जेवर कहाँ छुपा रखे हैं तुमने? नंदिनी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। रत्ना उस जोर से उछली कि वो कुर्सी समेत उलट गई। नंदिनी के हलक से कहका उबल पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर रत्ना को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। इसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। तुम? वो नंदिनी की तरफ देखकर हकला कर रह गई। अरे! नंदिनी ने कप जल्दी से मेज़ पर रख दिया और आगे झुककर रत्ना का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। अरे! तुम तो एकदम डर गई। मैं तो मजाक कर रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखा। मुझे इत्मीनान से बैठे देखकर इसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। परेशान मत हो रत्ना, मैंने कहा। नंदिनी सब कुछ जान चुकी है, लेकिन यह हमारी तरफ है।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये वाकई तुमसे मजाक कर रही थी। रत्ना बहुत देर तक अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा सकी। वह अजीब सी नज़रों से नंदिनी की तरफ देख रही थी। नंदिनी ने अपनी जगह से उठकर इसे अपने साथ लिपटा लिया। मैं वाकई मजाक कर रही थी, तुम तो डर गई, बैठ जाओ, चाय पियो, ठंडी हो रही है। नंदिनी ने इसका कांधा थपथपाया। रत्ना दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मैं इसे बताने लगा कि नंदिनी ने किस तरह हमारे बारे में बिल्कुल सही राय कायम की थी। मैंने इसे वो सर्कुलर भी दिखाया। अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो तुम लोगों को इस बात की हवा भी नहीं लगने देती और ख़ामोशी से पुलिस को यहाँ बुलवा लेती। तुम लोगों को तो इस वक्त पता चलता है जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ चुकी होती। नंदिनी इसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, मैंने परसों रात ही तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम हिंदू नहीं, सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। हम दोनों का धर्म एक है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज हो। तुम लोगों को खैर वाफियत से यहाँ से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। कम अज़ कम इस वक्त तक, जब तक तुम लोगों की तलाश का हंगामा ठंडा नहीं हो जाता। रत्ना इसकी बातों से बज़ाहिर मुतमईन हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि इसके अंदर खलबली मची हुई है। इस दौरान शौशावरी भी पहुंच गई। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वो अपनी ड्यूटी से सीधी यहाँ आई थी, क्योंकि इसके जिस्म पर भी गुलाबी साड़ी थी और सीने पर बैज लगा हुआ था। नंदिनी ने इससे भी शिकायत की कि इसने यहाँ के हवाले से इसे काबिल एतमाद नहीं समझा और हमारे बारे में सच्ची बात नहीं बताई। शौशावरी का जवाब वही था कि अगर भरोसा न होता तो हमें यहाँ लेकर न आती। अंबर से सयाहों की आखिरी बस 8 बजे जाती थी, इसलिए शौशावरी तो वापस चली गई और रत्ना और नंदिनी रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैं बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और नंदिनी के बारे में सोचने लगा। मैं सोच रहा था कि वो हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि हमें धोखे में रखकर अचानक ही हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर डाले। बहरहाल हमें इस सिलसिले में मोहतात रहने की ज़रूरत थी। खाने के बाद नंदिनी देर तक हमारे कमरे में बैठी रही और जब वो अपने कमरे में चली गई तो मैं और रत्ना देर तक सरगोशियाँ करते रहे और आखिरकार मेरी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। यहाँ रहते हुए हमें 5 रोज़ हो चुके थे। इस दौरान हमारा ज़्यादा वक्त बंगले के अंदर रहते हुए ही गुजरा था। अलबत्ता शाम के बाद हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते और देर तक खुले मैदान में टहलते रहते। नंदिनी का मातहत गुप्ता भी हमसे कुछ बेतकल्लुफ़ हो चुका था। वो वाकई बड़ा सीधा सादा, मुतियो फरमा बरदार किस्म का आदमी था। नंदिनी और रत्ना को दीदी कहकर बुलाता था। इन 5 दिनों के दौरान शौशावरी बाकायदगी से आती रही। इसने हमें एक पुराना सा अटैची केस भी ला कर दे दिया था। हमने अपना माल और कपड़े इसमें रख लिए। नंदिनी भी कम से कम 3 मरतबा शौशावरी के साथ जयपुर जा चुकी थी। वो 7वां रोज़ था। नंदिनी जयपुर गई हुई थी। इसकी वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई। इसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। रत्ना ने फ़ौरन ही चाय बनाकर इसे पेश कर दी। बहुत थकी हुई हो और परेशान भी नजर आ रही हो, कोई ख़ास बात? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम लोगों की तलाश का सिलसिला अभी तक जारी है और अब कुछ नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। इस मरतबा टूरिज़म के गेस्ट हाउसेज और सरकारी डाक बंगलों को भी चेक किया जा रहा है। मुझे शुबा है कि किसी रोज़ वो लोग इस तरफ का रुख न कर लें, नंदिनी ने कहा और चंद लम्हों को खामोश होने के बाद बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इससे पहले यहाँ से चले जाओ और मैं इस सिलसिले में भाग दौड़ कर रही हूँ। एक तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर मेरी कोशिश कामयाब हो गई तो इसके लिए कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। कितनी रकम? मैंने पूछा। 30-40 हज़ार, नंदिनी ने कहा। इस प्लान में 3-4 आदमी मुलव्वस होंगे। इन्हें रकम का लालच देकर ही आमादा किया जा सकता है। प्लान क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। हमारे हेडक्वार्टर से दूसरे शहरों के लिए भी टूरिज़म का इंतज़ाम किया जाता है, नंदिनी ने जवाब दिया। ऐसा इस वक्त होता है जब किसी एक पॉइंट पर जाने वाले सयाहों की तादाद कम से कम 40 हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज कल में सारिस्का पैलेस के लिए इसी टूर का इंतज़ाम हो जाए। मैंने डायरेक्टर से भी बात की है। सारिस्का पैलेस यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। तकरीबन 100 किलोमीटर, नंदिनी ने जवाब दिया। दिल्ली की तरफ जाने वाली हाईवे पर तकरीबन 60 किलोमीटर आगे जाकर शुमाल की तरफ एक सड़क निकलती है जो सारिस्का और सल्सरत से होती हुई अलौर तक चली जाती है। सारिस्का दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 8 से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये इलाका घने जंगलात से फटा हुआ है, जहाँ टाइगर, चीते, नीलगाय, रीछ, हिरन और दूसरे जंगली जानवर बकसरत पाए जाते हैं। सारिस्का इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ एक कदीम तारीखी महल भी है। एक बहुत शानदार प्राइवेट होटल और चंद रेस्टोरेंट्स हैं। शिकार और जंगली हयात से दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्की सयाह इस तरफ जाते रहते हैं। अगर इस टूर का बंदोबस्त हो गया तो समझो यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा।
तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।